हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल टू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं, जो आपकी पुस्तक से रिलेटेड हैं। आपको 8 ग्रेड से भी तैयारी करना है और पुस्तक से भी। और ये जो प्रश्न हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, ये किस आपके पेपर कब होने वाला है? 12/3/2024 को जो पेपर है, पेपर के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चैप्टर 1 हो गया आपका, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, अभी 2 पेपर हो चुके हैं आपके, विषय हिंदी का और गणित का, जिसमें आप यदि यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, असली पेपर कह के डाल रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आपको असली पेपर के आधार पर नहीं, आपको चैप्टर के आधार पर तैयारी करना है, क्योंकि पुस्तक के जो चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर से ही विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत, खालिस्तान और प्रश्न के उत्तर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है MCQ, वह बताएंगे आपको, जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अध्याय 1। सब इसको देखेंगे आज। अध्याय 1, फसल एवं उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या कह रहा है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको चयन करना है और उसका उत्तर आपको आपकी जो आंसर शीट मिलेगी, उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसमें लिखना है। तो पहला है अनाज, दूसरा फसल, तीसरा कृषि और चौथा खेती। प्रश्न क्या था? जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ये फसल। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। सेकंड प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर 4 ऑप्शन दिए, उसके आंसर देना है आपको। जो राइजोबियम क्या है नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, रेशेदार फसल में, फलीदार फसल में, अनाज फसल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का फलीदार फसल। फिर तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। देखिए, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल लगाते हैं? खरीफ की। और शीत ऋतु में रबी की फसल। और ग्रीष्म ऋतु में कह रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो जायद की फसल होती है वह लगाई जाती है। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। यदि आपको वर्षा ऋतु में लगाई जाने वाली फसल पूछता है, तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल लगाते हैं? खरीफ की फसल। और शीत ऋतु में आपकी रबी की फसल होती है, जिसमें गेहूँ, चना होते हैं। खरीफ की फसल में धान है, सोयाबीन है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ ग्रीष्म ऋतु पूछा है, तो इसलिए जायद फसल आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, दाल, शहद, फल, चावल। तो दाल, फल और चावल जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, शहद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। रेशेदार फसल है, सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, कपास। कपास कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जुताई। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। जो दाना आता है, हम उसको भूसे से क्या कहते हैं? अलग करना क्या कहलाता है? तो आपका थ्रेसिंग। थ्रेसर के द्वारा आप क्या करते हैं? दाने को अलग करते हैं और भूसे को अलग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा चौथे नंबर का, थ्रेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। खरपतवार का उदाहरण है। अब खरपतवार क्या है? जो अवांछित पौधे जो आपकी फसल में उग जाते हैं, जिसे हम लगाते नहीं, वे खरपतवार होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, नहीं है। गाजर घास, ये खरपतवार का उदाहरण, तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जूट और तीसी भी नहीं आएगा, तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। खरपतवार का उदाहरण क्या है? गाजर घास। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण है। अभी आपको हमने बताया था खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो आप इस 4 ऑप्शन में जो फसल वर्षा ऋतु में लगाते हैं वह बता सकते हैं। तो खरीफ की फसल का उदाहरण है, तो सोयाबीन भी हो जाएगा और धान भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सोयाबीन दे दीजिए या धान। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया, कटाई, ओसाई, दोनी, भंडारण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर, दोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन रबी की फसल है? तो यहाँ पे धान, मक्का तो खरीफ की फसल हो गई आपकी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चना जो है ये आपकी रबी की फसल है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका 12 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा क्या कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है? दाल, फल, चावल, शहद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शहद। ये किससे प्राप्त होता है? जंतुओं द्वारा, यानी मधुमक्खियों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? शहद।
स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी का उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आम का पौधा। इस प्रकार से बच्चों आपको जो अध्याय 1 के जो MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने आपको बताया। अब इसके बाद अध्याय 2 के इसी प्रकार से अध्याय 3 के, अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि आपके 5 अंक के या खाली स्थान में जो पूछा जाता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही पूछा जाता है। चलिए प्रश्न अध्याय 2 सूक्ष्मजीव। पहला प्रश्न, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। प्रश्न क्या है आपका? मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। 4 ऑप्शन दिए हैं, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। अब इसका सही आंसर क्या है सोचिए आप, और उत्तर आप इसको पहले सोच लीजिए, उसके बाद आपको उत्तर दिखा देते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? टाइफाइड। मनुष्य जीवाणु द्वारा होने वाला रोग क्या होगा? टाइफाइड। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। सेकंड प्रश्न देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। पहला बेसिलस एथेसिस, राइबोजीबियस, लैक्टोबैसियस द्वार और माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा, लैक्टोबैसिलस द्वार। तो ये आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, डेंगू परजीवी। प्रश्न देखना, डेंगू परजीवी का वाहक है। पहला मादा एडिस मच्छर, दूसरा घरेलू मक्खी, तीसरा मादा एनोफिलीज मच्छर और चौथा काकरोच। तो इसका सही उत्तर क्या है सोचिए। तो आपको सोचने का भी समय होना, दिमाग लगाना अनिवार्य है, तो आपको यार जल्दी होगा। बताइए, डेंगू परजीवी का वाहक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मादा एडिस मच्छर। कौन है डेंगू परजीवी का वाहक? मादा एडिस मच्छर, यानी पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। 4 ऑप्शन है, पहला टाइफाइड, दूसरा पोलियो, तीसरा मलेरिया, चौथा क्षय रोग। मनुष्य में वायरस द्वारा, किसके द्वारा कह रहा है? वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका पोलियो, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? पहला मकड़ी, दूसरा मच्छर, तीसरा मधुमक्खी और चौथा घरेलू मक्खी। सभी बता सकते हैं इसका आंसर। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, मच्छर। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। इसके उत्तर भी आपको नीचे लिख के बताया जा रहा है, ये देखिए ये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? प्रश्न क्या है आपका? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की। तो इसकी खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, गिलोय, सिनकोना, घृतकुमारी, सहजन। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, गिलोय। जो गिलोय पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये नीचे उत्तर भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? प्रश्न क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? ए नंबर पहला है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चौथे नंबर का पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन पहले प्रतिजैविक की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? ए नंबर पहला नंबर पेनिसिलिन, दूसरा नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा टेट्रासाइक्लिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है? सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपको सोचने के लिए बता रहे हैं, फिर उसका उत्तर आपको बता देंगे हम। तो बच्चों इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका पेनिसिलिन। क्या आ जाएगा? पेनिसिलिन। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो पेनिसिलिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चों, आप देखते होंगे पैकेटों में, थैलियों में, दुकानों में क्या आता है? दूध आता है। उस दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, किण्वन किया जाता है, पाश्चरीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। सोचिए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पाश्चरीकरण, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, नाइट्रोजन का वायुमंडल में से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। प्रश्न क्या है? नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है,
संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। प्रश्न क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर चुन के बताना है, तो आप पहले सोच लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, अपने मन में सोच के रखिए, फिर उसका आंसर आपको बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा घरेलू मक्खी, यानी चौथे नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा नंबर नाइट्रोजन, तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोचिए इसका आंसर, सोच लिए और उसका आंसर सही सोचे हैं गलत सोचे हैं आपने, मिलान कर लीजिए। सही उत्तर होगा इसका, क्या है इसका सही उत्तर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिलस, मादा एनोफिलीज और मोल्डिंग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो बताइए सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव जल में पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? चौथा नंबर, इसमें से सभी, और इसका आंसर नीचे भी देख सकते हैं, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एस्ट। तो बताइए यहाँ से सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? पहला चीनी, दूसरा अल्कोहल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए। इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है किण्वन की खोज किसने की थी? ये प्रत्येक प्रश्न जितने बता रहे हैं सही विकल्प, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या है? किण्वन की खोज किसने की थी? ये प्रश्न और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आप देखना पेपर में मिलान करना जाके कि हमने आपको जो अभी एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं, यहाँ से आपको पेपर में कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए, इससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और पढ़ाई की तैयारी हो जाएगी। तो किण्वन की खोज किसने की थी? तो बताइए यहाँ से। इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर लुई पास्चर। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी किसकी? किण्वन की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजनीकरण, संक्रमण। बताइए क्या वो कहलाती है? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा किण्वन। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है, किण्वन। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? पहला लुईस पास्चर, दूसरा एडवर्ड जेनर, तीसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा रॉबर्ट हुक। ये चार ऑप्शन में सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का एडवर्ड जेनर ने की थी। किसकी? चेचक। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। इस प्रकार से बच्चों आपका जो पार्ट या अध्याय 2 था उसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वह बताए। इसके बाद आपका नेक्स्ट अध्याय या चैप्टर 3 आएगा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। क्या है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पेपर कब होने वाला है? इसका 12 तारीख को होने वाला। तो 12 तारीख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। ए नंबर रेयान, नाइलान, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या आ जाएगा? नाइलान। इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो आप इसका सही आंसर बता देंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का सेलुलोस। ये क्या है? सेलुलोस एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चुनना है। तो पहले का मेलामाइन, दूसरा थर्मोप्लास्टिक, तीसरा रेशम, चौथा पॉलीउल। तो सही आंसर क्या होगा इसका 4 ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज, रबड़, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए सेलुलोज जो है उसका शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेलुलोज का शुद्ध रूप कागज है। तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर, नाइलान, कपास, इनमें से कोई नहीं। बताइए पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नाइलॉन, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है टेफ्लॉन एक है प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा? तीसरे नंबर का प्लास्टिक। टेफ्लॉन क्या है? एक प्लास्टिक है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बेकलाइट एक है प्राकृतिक रेशा,
संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्लास्टिक। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं, जो उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं, पीड़क राशि कहते हैं, कांच कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। तो जो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या है? प्लास्टिक कहते हैं। उच्च अणुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। तो इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरणीय, और तीसरा है संश्लेषित रेशे, और चौथा है अपघटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जैव निम्नकरणीय, यानी जैव निम्नकरणीय। पहला नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेयान एक रेशा है। कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका संश्लेषित। रेयान एक संश्लेषित रेशा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? रेशम, नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर। तो बताइए यहाँ चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है? देखिए बच्चों, आपको 10-15 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो से आपको 5 अंक बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। इससे आपको निश्चित प्रश्न पेपर में आएंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 11 का उत्तर रेशम। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो प्रकृति द्वारा होता है। नेक्स्ट, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? प्लास्टिक का, लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? इसका उत्तर आप स्वयं बता सकते हैं। प्लास्टिक का कर रहे हैं, लोहा का कर रहे हैं, तांबा कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में संश्लेषित रेशा है? सूती रेशे, पॉलिएस्टर, रेशमी रेशे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर। ये क्या है? संश्लेषित रेशा है। प्राकृतिक रेशा क्या हो गया? रेशम। संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा आपका? पॉलिएस्टर। यानी इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 4 यानी अध्याय 4, धातु और अधातु। इसका पहला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। प्रश्न क्या है? सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना। बताइए चार ऑप्शन में सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पोटेशियम। सबसे सक्रिय धातु क्या है? पोटेशियम है। तो इसका आपका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर देखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। धातु का वह गुण बताना है आपको जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। चमक, कठोरता, आघातवर्तीता, तन्यता। तो इसका सही आंसर आपको मालूम है और इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, आघातवर्तीता। हम धातु को पीट कर उसे चादर के रूप में किस आघात यानी कि उसको आघात पहुंचा के किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं? एक शीट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं या चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि धातु कौन नहीं है। तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर, लोहा। तांबा धातु है, सोचिए, एल्यूमिनियम, सल्फर, लोहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सल्फर, क्योंकि तांबा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है और लोहा भी धातु है, लेकिन सल्फर धातु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? लचीलापन है, तन्यता, भंगुरता, आघातवर्तीता, ध्वनिक। तो यहाँ पे जो अपन तार के रूप में, जैसे क्या होता है आप देखते होंगे, जो सोनार होते हैं, सोने के तारों को बारीक रूप में किसके जो तन्यता होती है, जिसमें लचीलापन होता है, जिस धातु में लचीलापन के गुण पाए जाते हैं या तन्यता के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम तार के रूप में खींच सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा पहला, लचीलापन, तन्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तांबा, लोहा, सोडियम, सीसा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोडियम ऐसी धातु है जिसे किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है? 4 ऑप्शन में से बताना है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका फास्फोरस सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ग्रेफाइट, पारा, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पारा। पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उच्च आघातवर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, सोना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला नंबर, एल्यूमिनियम ऐसी धातु है, उच्च आघातवर्ध धातु है, जिसका उपयोग हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे रोटी वगैरह को पैक करने के लिए, या हमारे जो वो आते हैं पार्सल आते हैं, उसमें आप देखना एल्यूमिनियम का जो कागज धातु लगी रहती है, उस पदार्थ को हम पैक करने के लिए उपयोग किया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से सक्रियता करते हैं?
कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोडियम। सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। बताइए ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक होती, सॉरी प्रश्न है एक अधातु, आपको ऐसी अधातु बताना है जिसमें चमक होती है। ये 4 ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। इसका भी सेकंड नंबर का ऑप्शन सही था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है, कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हीरा। हीरा कैसी होती है, कठोर अधातु है। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है, तो कौन सी अधातु है, हीरा। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। 4 ऑप्शन है, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी, हीरा। कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो आप आंसर बता देंगे ग्रेफाइट, यानी पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चौथा नंबर हीरा। हीरा ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक चालक है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। विद्युत की सबसे अधिक चालक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, यानी पहला नंबर चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है तो वह है पारा, पहला नंबर ऑप्शन सही। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने यहाँ पे जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जो महत्वपूर्ण MCQ हैं, जो आपके 5 अंक के फिल इन द ब्लैंक आते हैं, MCQ आते हैं, वो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादातर अभी यूट्यूब में क्या होता है, जो असली पेपर है, गैस पेपर है, उनके पीछे जा रहे हैं, वह फेक पेपर है। ये मैंने आपको जो प्रश्न बताया हूँ, ये आपके पाठ से छाट के लिखे गए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये हमारा विज्ञान का जो भाग 1 था। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको हम भाग 2 बताएंगे। भाग 2 में आपको चैप्टर 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार भाग 3, भाग 4 बनाएंगे। और प्रत्येक अध्याय से आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 15 तक ये चैप्टर के अंदर के प्रश्न हैं जो आपको पाठ के अंदर से छाट के बनाए गए हैं। क्योंकि हमने अभी 2 पेपर में देखा कि एडगेट में भी विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों में से भी बहुत कम आ रहा है पेपर में। आपके जो बुक के अंदर के प्रश्न हैं उसी से पूछे जा रहा है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके आने वाली क्लास 9th 10th सभी के वीडियो हम हमारे चैनल में डालते रहते हैं। और गर्मी की छुट्टी में हम आपके लिए जो अपने जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है वह प्रश्न के वीडियो डालेंगे, जैसे MP के हैं, भारत के हैं। तो ये आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।